हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम अपना 4th चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था अबाउट दैट बॉन्ड की बॉन्ड है क्या चीज़, केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, फिर इसी तरह से एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, मोड्स किए थे हमने, है ना, कोवलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड। तो हमने आयनिक बॉन्ड पूरा कवर कर लिया था, क्या उसके फैक्टर्स हैं, कब आयनिक बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखे, है ना, आयनिक कंपाउंड्स बनाए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स करी। आज हम उसके आगे करेंगे नेक्स्ट स्टेप, या आप कह सकते हो नेक्स्ट टॉपिक, कोवलेंट बॉन्ड। तो पिछला आपका जो कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान होगा, लुईस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए किया था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। आपको याद है मैंने 4 थ्योरी बोली थी पिछले लेक्चर में कि हमें वो चारों थ्योरी स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में करनी है ना। सो ये वही थ्योरी है कि उसमें लुईस थ्योरी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कही जाती है, क्योंकि हम उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं डॉट स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया एक और साइंटिस्ट हैं, लैंगमुयर। तो इसीलिए लुईस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड के लिए। उन्होंने क्या कहा कि जैसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम ये कह रहे थे ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, तो अगर किसी भी एटम को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है एंड वो अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, शेयरिंग में जाएगा। शेयरिंग की हेल्प से वो क्या करेगा, लुईस के आगे का है ये, उन्होंने एक्चुअली लुईस का जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, मतलब शेयरिंग को लेके। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स शेयरिंग को लेके नहीं था ना, वहाँ पे क्या था, जस्ट कि डॉट स्ट्रक्चर्स आप शो कर रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा था। इन्होंने उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ये कह दिया कि जो हम डॉट सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, जो भी डॉट स्ट्रक्चर्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं सब का यूज़ करते हुए कोई एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ताकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके, उसके लिए क्या करेगा, शेयरिंग कर देगा। ठीक है, शेयरिंग में आप ऑलरेडी कर ही चुके हो। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सिंपल सी बात है, उसमें भी 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने कि एक होता है कि दोनों डोनेट कर रहे हैं एंड शेयरिंग दोनों कर रहे हैं। एक क्या था कि डोनेट एक कर रहा है, शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, और वो क्या था, कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्ड, है ना। सो हम क्या करते हैं, पहले कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, डिफाइन करते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by sharing of electrons between the atoms, क्या करने के लिए, to complete the octet, to complete their octets, या फिर डुप्लेट। आपको पता है ना, एक केस क्या, जो अगर आपको हीलियम का भी बनाना होगा तो हम डुप्लेट्स की बात करेंगे। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। अब बात आती है, जैसे वहां पे था ना इलेक्ट्रोवैलेंसी, यहाँ पे भी क्या है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में जा रहे होंगे वो उसकी क्या कहला देगी, कोवैलेंसी। ठीक, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम इज, क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड से कोवैलेंसी है ना, एक तो वैलेंसी है भी हमें पता तो है ही, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के केस में कोवैलेंसी, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के केस में क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेम चीज़ है कुछ नहीं, जस्ट टर्म थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल क्या है, H2Cl2, जहाँ भी आपको लग रहा है कि शेयरिंग है ना। भाई देखो, आयनिक बॉन्ड आपका कब बनता था, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो। किसी की कोई आपका एटम है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन बनाए, या फिर कोई आपका दूसरा एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना सके। बट जहाँ पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है ही कुछ नहीं, वहाँ शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल सपोज करो H2Cl2, ये तो कैसे हो गए, होमोएटॉमिक, एक जैसे एटम्स हैं।
या फिर इसके अलावा अगर मैं कहूँ कोवेलेंट बॉन्ड CH4, ठीक, अच्छा इथीन C2H4, सो ये सारे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स में ही आएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके एग्जांपल देखते हैं कि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स का यूज करते हुए हम कैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका आगे फॉर्मल चार्ज आएगा। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था ना कि फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेट करना आता ही है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आता है। सो रिगार्डिंग दैट हमें ये स्ट्रक्चर्स लिखने आने चाहिए, ठीक। शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, कई तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे हम। सबसे सिंपल एग्जाम्पल देखो Cl2, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने कहा ना, क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, तो मैंने क्या किया 6 ऐसे ड्रॉ किए और 7 एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। ऐसा ही दूसरा क्लोरीन एक यहाँ ड्रॉ कर दिया एंड ये। सो अगर आप इसको पूरा शेयरिंग में ले जाओ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया एंड इसका भी। और आपके शेयरिंग में या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पेयर आपका एक है, नंबर 2 है। बच्चे कई बार शेयर्ड पेयर एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। सो क्लियर रखो कि शेयर्ड पेयर बोल रहे हो या कह रहे हैं या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 पेयर, इसीलिए आपका बॉन्ड सिंगल, ठीक, ओके। अगला मैं एग्जाम्पल और क्या लूँ, एमोनिया लेते हैं। अमोनिया में आपको पता है इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर। चलिए देखते हैं कैसे। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट जो आप लिखो तो एटॉमिक नंबर याद करो, उसके बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद करो 7, ठीक है। तो 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ कर दिए। चलो आप सोचोगे मैंने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किए, मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो आप ऑब्वियसली ऐसे साइड में लिखोगे कि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक। स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि किसी का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, किसी का बेंट है, किसी का कुछ है। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ आप कंफर्ट जोन के हिसाब से कि मिक्सिंग ना हो, मैसी सा ना लगे, क्लियर दिखे, उसके लिए आप इस तरह से अलग अलग शो कर रहे हो। अच्छा 3 हाइड्रोजन है, 3 साइड मैंने हाइड्रोजन लिख दिए और इनके एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को तो ऑक्टेट पूरा नहीं करना, उसको क्या करना है, ड्यूप्लेट पूरा करना है। तीनों हाइड्रोजन के डिप्लेट्स पूरे हो गए। अब बचा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 8। बस क्या रहा, अमोनिया तो आपका बन गया। मतलब अगर मैं कहूँ 3 H इस तरह से हैं, 3 बॉन्ड्स बन गए ना, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, ठीक। सो 2 चीज़ें आ गई, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। जो आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, नेचुरली उन्हें हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर्स, या फिर क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो आपके पार्टिसिपेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, दोज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा अब हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक लोन पेयर वाला भी ले लिया, सिंपल वाला भी ले लिया। वाटर में देखो क्या होगा, 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे। आपको पता है ना वाटर में 2, ऑक्सीजन के करके देख लेते हैं, H2O। ऑक्सीजन को मैंने सेंटर में रखा, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 8, ठीक, ओके। 8 के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4 8 है, तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 6, यही होगा ना। एक इधर ड्रॉ किया मैंने, एक इधर, 6 हो गए टोटल। और हमें बॉन्ड किसके साथ बनाना है, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो इधर भी मैं एक हाइड्रोजन लिखती हूँ, उसका एक, ज़्यादा छोटा लिख दिया, एक हाइड्रोजन लिखा, उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट शो कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके पूरे हो गए ड्यूप्लेट्स। एंड ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा अगर आप ले लो तो क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा। सो बेसिकली एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, मतलब 2 लोन पेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब धीरे धीरे आपको ये भी सीखना होगा कि इस कंपाउंड में कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा फर्दर आगे फॉर्मल चार्ज, देन हाइब्रिडाइजेशन, VSC-PR थ्योरी, इस तरह से फर्दर जितनी भी आगे आपके फर्दर टॉपिक्स हैं उनमें इस चीज़ का बहुत रोल है। चलो एक मैंने कंपाउंड लिखा था इथीन, इथीन भी कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा कंपाउंड है इसलिए, ठीक है। 2 कार्बन हो गए ना, सेंट्रल एटम आपके यहाँ 2 हो गए, इसलिए मैंने ये कंपाउंड प्रैक्टिस के लिए ले लिया। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, एक कार्बन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, एक कार्बन यहाँ,
ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, बॉन्ड कितने बनाने हैं H4, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन है। ठीक, चलो पहले हम 4 साइड हाइड्रोजन लिख लें। ऐसे लिखा, ऐसे और यहाँ, तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है भाई, कार्बन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तभी तो इनके डुप्लेट्स पूरे होंगे। लेकिन कार्बन के ऐसे, ठीक है, कार्बन के 4 मैंने डॉट्स लगा रखे हैं, देख सकते हो आप। हाइड्रोजन की एक एक लगाई थी। तो क्या किया मैंने, हाइड्रोजन की पहले डुप्लेट्स पूरे कर दिए, C2H4 यही हुआ ना। चलो इसके तो पूरे हो गए। अब क्या कार्बन के ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो आपके अलग अलग है क्योंकि ये दोनों आपके अलग अलग है। अगर मैं इनको दोनों को यहाँ सेंटर में ले आऊँ, ठीक है, तब हो जाएगा इस वाले का ऐसे। 2 यहाँ शेयरिंग में जा रहे हैं, 2 पेयर्स, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8। ऐसे ही उस साइड वाले का इधर से कवर करते हुए मैंने सारा कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आपका यानी शेयरिंग में देखो, यहाँ 2 शेयर्ड पेयर्स थे तो डबल बॉन्ड। ऐसे ही कहीं 3 शेयर्ड पेयर्स होंगे जैसे N2 में, नाइट्रोजन में, तो वहाँ 3 बॉन्ड आपके आएंगे। तो ये आपका लिखने का तरीका है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट सिंबल्स का यूज करते हुए आप कोवलेंट बॉन्ड कैसा बन रहा है, क्या कौन शेयरिंग में जा रहा है, लोन पेयर्स क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ कवर करते हो। ठीक, अब अगला हम टॉपिक लेते हैं कि अगर हमें फॉर्मल चार्ज करना है या हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। आपने लुईस स्ट्रक्चर लिखे तो, बट जैसे जैसे आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, अभी तो आपने बहुत सिंपल से लिखे थे अपने एग्जाम्पल में, तो जैसे आपके मॉलिक्यूल्स बड़े होते जाएंगे आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ, हर तरह से लुईस स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर लुईस स्ट्रक्चर नहीं लिखना आना आएगा तो फॉर्मल चार्ज आपका फर्दर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे आप। ठीक, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि बिना स्टेप याद किए नहीं कर पाओगे। पहला स्टेप क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने हैं ना, तो क्या करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स गेट कैलकुलेटेड कर लो, या यहाँ स्टार्टिंग में कर लो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। जैसे सपोज कीजिए H2O है तो आपने दोनों H और ऑक्सीजन सबको मिला के कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आपका जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो कैटायन या एनायन तो नहीं है। क्या करेंगे हम, इफ द मॉलिक्यूल इज, ये स्टेप्स ज़रूर याद रखना क्योंकि ये बेस है आपका इस तरह के स्ट्रक्चर्स लिखने का इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो ऐसा मत सोचना कि स्टेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। नो डाउट आपको कहीं लिखने को नहीं आएगा, लेकिन स्टेप्स आपके बाद में ज़रूर काम आएंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है हम भूल जाते हैं कि लिखना कैसे था। ठीक है, सो इफ़ द मॉलिक्यूल इज एनायन के केस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज है ना आपका, तो यानी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना। सो इफ द मॉलिक्यूल इज एनायन ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। जितना आपका नेगेटिव चार्ज है उसका क्या मतलब है, सपोज -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं हमारे पास। ठीक, ये तो था एनायन के केस में, इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। एंड इफ द मॉलिक्यूल इज कैटायन, ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। इफ द मॉलिक्यूल इज कैटायन तब क्या होगा, देन सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, देन सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, इससे क्या हो गया कि आपका जो आप लुईस स्ट्रक्चर लिख रहे हो, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, उसमें पूरा खेल किस चीज़ का कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा हैं, लोन पेयर, शेयर्ड पेयर। तो अगर नेचुरली आपका चार्ज स्पीशीज़ है, कैटायन एनायन है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपके कम या ज़्यादा होंगे ही। तो इसीलिए आपको ये स्टेप इंक्लूड करना होता है। ठीक है, अच्छा आपने कैटायन एनायन लगा लिया, उसके बाद क्या करते हो आप, थर्ड स्टेप क्या होता है, राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर। Write the skeletal structure।
ठीक है। यूजुअली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंटर में होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका मॉलिक्यूल ऐसा छोटा है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भी सेंटर में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, बट स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब कि अंदाजे से कि आपको 4 बॉन्ड्स बनाने थे, जैसे मैंने आपको मीथेन में किया ना, 4 बॉन्ड्स बनाने थे तो आपने चारों साइड बना के देख लिए, तो दैट इज एक्चुअली स्केलेटल स्ट्रक्चर, कि आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि उसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसा है, बट आप हाइपोथेटिकल वे में ड्रॉ कर रहे हो। स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद क्या करोगे, एंड पुट द one shared pair of electrons between atoms to form at least one bond। यही करेंगे ना, पहले हम स्टार्टिंग से तो डबल ट्रिपल पे आ नहीं जाएंगे, पहले हम एक बॉन्ड बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, चेक करते हैं हम कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑक्टेट अगर नहीं पूरा हो रहा शेयरिंग से या किसी भी तरह से, तब आपको लगता है कि नहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, फिर आप क्या करते हो, ट्राई करते हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, है ना। चलो, तो आपका स्टेप 4 क्या होगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर आपका आ गया। आपने स्केलेटल स्ट्रक्चर के बाद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए बिटवीन एटम्स टू फॉर्म एटलीस्ट वन बॉन्ड। उसके बाद क्या करोगे आप, एडजस्ट द रिमेनिंग, एडजस्ट और पुट द, ठीक है, remaining electrons कहाँ पे, between atoms, so that कैसे होने चाहिए ताकि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए, so that their octet get completed। ये मैंने जो आपको स्टेप्स लिखवाए हैं ये सिंपल लैंग्वेज में लिखवाए हैं कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको देखो सबका ऑक्टेट भी पूरा करना है, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि बॉन्ड हम क्यों बनाते हैं, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो, नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो, तो आपको ये स्टेप भी इंक्लूड करना था। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या होगा स्टार्टिंग से नहीं पता, तो आप एक हाइपोथेटिकल आइडिया लेके चलते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सेंटर में ये एटम होना चाहिए एंड आसपास ये 2-3 एटम्स होंगे जो भी उसमें मॉलिक्यूल में गिवन होंगे, तो उसके बेसिस पे आप जिसको कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। उसके बाद आप सब जगह एक एक शेयर्ड पेयर लिखोगे, एंड अगर वो आपका उस टाइम ऑक्टेट पूरा हो जाता है देन इट्स फाइन, नहीं हो रहा है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक। सो ये हैं हमारे स्टेप्स। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। सो फर्स्ट एग्जांपल है CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या था आपका फर्स्ट स्टेप कि आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपको ना एग्जाम में जब भी आपको करना होगा स्टेप वाइज करना होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, एक करके बता देती हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के, कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। सो आपके जैसे सपोज करो एटॉमिक नंबर है 6, है ना। बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में 6 ले लेते हैं, बट एक्चुअली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सारे नहीं लेने हैं। तो आपको पता है क्या, कैसे लिखते हो आप, 2 8 8 ऐसे लिखते हो ना, इसका इट मीन्स इसके केस में क्या आ जाएगा 2 4, क्योंकि टोटल आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, एटॉमिक नंबर 6 है। सो 4 यहाँ से आ गए। अच्छा, ऑक्सीजन के केस में 6, क्योंकि आपका 8 एटॉमिक नंबर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर, भाई है ही 2 ही चीज़, लिख लिया ऐसे, चलो लिख भी लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो कर दिए। अब क्या रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करने हैं और वो ऐसे की, ठीक है, ये 6 कर दिए, 7 8। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कार्बन का तो नहीं होगा, और कार्बन की तो आपको पता है वैलेंसी भी 4 है, तो ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम दूसरा स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। एक तो हमने ड्रॉ किया ही था, इसका मतलब अब एक से ज़्यादा हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करो कि डबल बॉन्ड बने या ट्रिपल बॉन्ड बने एंड ऑक्टेट सबका पूरा हो जाए। सो आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। एक बॉन्ड हमने यहाँ जैसे ड्रॉ किया था ना, वो तो कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 2 और हमने ड्रॉ करके देखे, ठीक। एंड क्या अब ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 6 to 8 इसका भी हो जा रहा है। सो ये हम कह सकते हैं प्रोबेबल स्ट्रक्चर,
कि ऐसा हो सकता है, जबकि ऐसी बहुत सी चीज़ होंगी कि आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एक्यूरेट या करेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो ये जस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत जगह सही बैठते हैं, बहुत जगह सही नहीं बैठते। ठीक है, अच्छा नाइट्राइट आयन में देखो वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन के लिए 7 एटॉमिक नंबर था तो 5। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 6 × 2 और +1 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब हम क्या करते हैं, एक N इधर लिखा, एक ऑक्सीजन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे कर दिए हमने ड्रॉ। चलो भाई 4 तो इस तरह कर दिए, अब हम ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये किया पूरा, इधर भी कर दें ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए जरा काउंट करना, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 है ना। ये हमने हाइपोथेटिकल ड्रॉ किया, बट आप देख सकते हो ऑक्सीजन के लिए तो ठीक है ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में खाली 6 हैं इसके आसपास, 1 2 3 4 5 6। सो इट मीन्स ये प्रोबेबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑक्टेट पूरे नहीं हो रहे। फिर आप क्या करोगे, आपको जब लिखना होगा ना तो आप बोलोगे कि प्रोबेबल स्ट्रक्चर बाय पुटिंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच बॉन्ड, है ना, बिटवीन ईच 2 एलिमेंट्स, इस तरह से कह दोगे। उसके बाद आप एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखोगे, क्या करोगे, अगेन ये तो आपने लिख ही दिया था जो ऑलरेडी आपका स्टार्टिंग थी, एक जगह कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड होगा तभी आपका ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। चलो मैंने एक साइड कर लिया पूरा, अब हम लोन पेयर्स पूरे करें। इसके 4 तो हो ही गए, 2 ही और आएंगे, इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। चलो जी ठीक है, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 नहीं 4 एंड 2 6 हो गया। अच्छा टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमने 8 ड्रॉ कर दिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन का नहीं हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, फाइन। सो हमने क्या दिखाया है, ये भी नहीं, एक्चुअली ये हमें ऐसे शो करना चाहिए क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज था। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 9 पेयर्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कई जगह यहाँ पे डॉट लिखी होती है और ऊपर चार्ज भी होता है, कई जगह नहीं लिखा होता। सो दिस कैन बी द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं सो दैट हमारी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट कार्बोनेट आयन। ये एग्जाम्पल्स मैं इतने इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए आपको लिखने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में पहले एक बार लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही लिखना होगा। चलो कार्बोनेट आयन अगर आप बात करें तो कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने, 4 ये हो गए प्लस 6 × 3 +2। कई बार बच्चे क्या करते हैं प्लस माइनस 2 कर देते हैं, है ना, बट यू हैव टू जस्ट ऐड 2। सो 4 + 18 4 कितने हो गए, 22 + 2 24 इलेक्ट्रॉन्स यानी 12 पेयर्स। क्या करते हैं हम देखिए, कार्बन हम मान लें कि सेंटर में है, चलो मान लेते हैं, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं। चलो वो भी कर दिया, 6 हो गए, सबका पूरा कर दो 6। अगर मैं 6 लोन पेयर्स इस तरह से सारे ऑक्सीजन पे पूरे कर देती हूँ तो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। ये भी हमने देखो क्यों किया, हम ये एक तो एक्चुअली ये जो है ना हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ऐसा आइडिया लगाते हैं कि एक कार्बन का इसके साथ एक ही बॉन्ड होगा, इस तरह से होगा, सेंटर में होगा, लाइक दैट वे। तो आप क्या करते हो, पहले ट्राई करते हो, ट्रायल मारते हो, आपको पता है ऑक्सीजन के 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको इस तरह से शो करना है क्योंकि 2 यहाँ है, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो आप इसलिए ट्राई करते हो। इसका ऑक्टेट हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, लेकिन कार्बन का नहीं हो रहा है। इट मीन्स कहीं से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स हिला के डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या अब हो रहा है, यस, ऑक्सीजन का भी हो रहा है, इस वाले ऑक्सीजन का भी, इसका भी, एंड कार्बन का भी हो रहा है। ठीक है, एंड ओवरऑल आपका क्या हो गया, 2 नेगेटिव। सो बेसिकली अगर आप इसको शो करना चाहो, डबल बॉन्ड O, ये है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कई बार ये टिल्टेड भी होता है। तो ये हो गया कार्बोनेट आयन। अब थोड़ा बड़ा सा मॉलिक्यूल करते हैं, परक्लोरिक एसिड HClO4। क्या होता है ये,
पर क्लोरिक एसिड। कई बार तो क्या होता है ना, जो आपके इजी कंपाउंड है आपको उनका स्ट्रक्चर पता है, कुछ आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अननोन आ जाए, कोई आइडिया नहीं, इसलिए मैंने ये वाला लिया कंपाउंड। चलो अब पहले क्या निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन 1, ठीक है 1 ही होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एक ही है। क्लोरीन के लिए देखो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है 17, क्या लिखते हो आप 287, तो कितना हो गया 7 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके देन 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, हाँ यस 4 आपके एटम्स हैं एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 4 24 प्लस 8 है ना, 24 एंड 8 यानी आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कोई चार्ज नहीं है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स ही आपको एडजस्ट करने हैं। चलो हम क्या करते हैं, Cl सेंटर में ले लेते हैं, 4 ऑक्सीजन इसके आसपास रहेंगे, ये भी कर लिया हमने। आपको पता है पर क्लोरिक एसिड है तो H तो देगा ही, वो H किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेंगे तभी तो वो बॉन्ड वीक होगा एंड हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब ये चीज़ देखो आपकी कॉमन सेंस है, विद प्रैक्टिस ये चीज़ें आती हैं। फाइन, सो हम क्या करेंगे फिर से सेम वैसे ही सिंगल सिंगल बॉन्ड सब जगह ड्रॉ कर दें। इसको मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे पहले सिंगल बॉन्ड सब जगह ड्रॉ कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या जगह बच रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, ओके कर दिया। 32 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 12 और एडजस्ट करने हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्लोरीन का हमारा पूरा ऑक्टेट हो जा रहा है, इसका ड्यूप्लेट हो जा रहा है ना। फाइन, अब हमें क्या करना है, इसके पास भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 4 हमने एडजस्ट कर दिए, इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए। चलो और बाकियों के, बाकी सबके हमें 6 6 ही करने पड़ेंगे, तो करके देखें क्या इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट आ रहे हैं या सेम ऐसे ही आएंगे, क्योंकि आपको लास्ट में टोटल करके कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए 32। अब करते हैं टोटल। ऑक्टेट देखो सबका पूरा हो रहा है, इसका भी हो जा रहा है, इसका भी, इसका ऑक्टेट सबका पूरा हो रहा है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी, बट हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये वाला हम पहले ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। जब भी काउंट करो बहुत केयरफुली काउंट करो, कई बार रिपीट हो जाता है एंड उतनी छोटी सी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन बहुत टफ बन जाता है। आपको लगता है अरे हमारे तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा आ रहे, कम आ रहे। सो दिस इज द, आप कह सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर इसका, ये ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप जो लोन पेयर्स हैं वो शो कर दो, 2 यहाँ आप शो कर दोगे, 2 पेयर्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या करोगे आप 6 आप इन सारे ऑक्सीजन पे शो कर दोगे, ये ऐसे। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पर क्लोरिक एसिड। तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सारा सीख लिया है। अब क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज देखो कैलकुलेट जो करते हैं ना, वो आपका पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं होता है, हर एक पर्टिकुलर एटम पे होता है। एक तो चार्ज है आपका जैसे ये 2 नेगेटिव, तो ये ओवरऑल चार्ज है आपके पूरे मॉलिक्यूल पे, बट एक सिंगल इंडिविजुअल एटम पे क्या क्या चार्ज हो सकता है, 0 माइनस प्लस कुछ भी, वो आपका फॉर्मल चार्ज कह रहा था। नाम से पता लग रहा है ना, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मेलिटी है उस चार्ज की, एक्चुअल में नहीं है बट फॉर्मेलिटी है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को हम देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, पहले समझ लेते हैं। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में तो चार्ज है नहीं, जो मैंने आपको बताया अभी, एक्चुअल चार्ज आपका जो एक पूरे या तो मॉलिक्यूल पे होता ही नहीं है, न्यूट्रल होता है, या अगर होता है तो वो ऑन द होल पॉलीएटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वो पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है, किसी इंडिविजुअल एटम के लिए नहीं होता। बट यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन, कि पूरे मॉलिक्यूल और आयन में जितने एटम्स है ना उनके ऊपर, सबके ऊपर आप अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये है क्या, इट इज़ डिफरेंस है ये इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम के फ्री स्टेट में हो, कि जैसे सपोज करो कोई एटम आपका फ्री स्टेट में, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 ही हो उसका, और उसमें से क्या माइनस करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसको दिए गए हैं इन केस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। जब हम उसका लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, लुईस स्ट्रक्चर में वो जो इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा है, अब वो शेयर्ड भी होंगे और नॉन शेयर्ड भी होंगे, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों होंगे।
ये एज्यूम करते हुए कि बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का है, एंड लोन पेयर कंप्लीटली उसका। यही होता है ना, लोन पेयर तो कंप्लीटली उसी एटम का होता है, लेकिन शेयर्ड पेयर में हाफ हाफ होता है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए फॉर्मूला दिया गया, मैं शायद फॉर्मूला आपको लिख दूंगी ना पहले, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। V माइनस एल माइनस हाफ एस, ठीक है। सो इस फॉर्मूले में देखिए V, L और S क्या है। V आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके, एटम के, इन फ्री स्टेट, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इन फ्री स्टेट। ओके, ये हो गया आपका V माइनस L। L क्या है यहाँ पे, एक्चुअली लोन पेयर है, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम और क्या बोल सकते हैं, वो बॉन्डिंग में नहीं होते ना, तो हम उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में मेंशन कर दे रही हूं मैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, अब क्या हो गया, ये हो गया L, लास्ट में क्या रह गया, माइनस हाफ ऑफ S। S डेफिनेटली क्या हो जाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो आप, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग की जगह क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये है आपका फॉर्मल चार्ज। इसका पूरा फॉर्मूला ये अच्छे से याद कर लो। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है कि फॉर्मेलिटी है कि उस एटम के ऊपर कितना चार्ज है ना। तो अगर बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में हम समझे, हम चार्ज किसी के ऊपर कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करके, ज़्यादा हैं कम है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके जितने भी होंगे सबसे बाहर वाले शेल में, उसमें से अगर आप माइनस कर दो उसके लोन पेयर्स एंड उसके हाफ बॉन्ड पेयर्स। हाफ क्यों, क्योंकि जब आपके जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली कंप्लीटली उस एटम के नहीं होते हैं, वो तो शेयरिंग में है ना, आधे उसके आधे दूसरे एटम के, तो इसीलिए हाफ करना ज़रूरी था। तो अगर आप लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स के हाफ को माइनस कर दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, तो एक वो जो फॉर्मल चार्ज है उस पर्टिकुलर एटम पे वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द total number of valence electrons of atom in free state and difference था ना, is difference between and total number of lone pair and bond pair of electrons of that atom, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे ये तो हमने इन जनरल कह दिया ना, हमने यहाँ हाफ नहीं बताया कि हाफ, उसके आगे आप ऐड कर सकते हो, assuming that in each bond pair half of the electron belongs to this atom and lone pair of electrons belongs to it completely। तो इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि ये हाफ है और ये कंप्लीट है, ठीक। अदरवाइज आप इसको लेके भी डिफाइन करोगे तो भी चलेगा। फॉर्मल चार्ज की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए एंड कैलकुलेट करना आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें फॉर्मल चार्ज निकालना आ सके। एंड फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको जो कंपाउंड दिया होगा पहले उसका लुईस स्ट्रक्चर लिखना होगा। लुईस स्ट्रक्चर लिखने के बाद जिस एटम पे कहा होगा या तो उस पर, या कई बार ऐसा होता है ऑल द एटम्स बोला होता है, तो हर एटम पे इंडिविजुअली आपको अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होता है। चलिए फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी एंड एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन लेते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तीनों एटम्स हैं, नहीं तीनों पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। पहले उसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। इसका लुईस स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, ट्राई कीजिए कि वो कैसे बनेगा। इस तरह से है, ठीक है। जो आपका जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ पे लोन पेयर हमेशा दो ही होंगे। जो सिंगल वाला है वहाँ पे आपके लोन पेयर्स 3 होते हैं, ठीक। और इस पे एक ही लोन पेयर होगा। ऑक्टेट देखो सबका पूरा हो रहा है ना, यहाँ पे 6 to 8, यहाँ इसके बॉन्ड पेयर्स जितने हैं उसको मिला के 6 to 8, और यहाँ पे भी। अब हम इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। अब तीनों पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट के लिए देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के 6 ही रहेंगे हमेशा, वो तो 6 माइनस
दूसरा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, लोन पेयर काउंट कर देते हैं, जबकि मैंने कहा था आपको क्वेश्चन फॉर्मूले में आपका था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर बोलोगे तब तो 2 ही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो 4 आएगा। 6 - 4 - हाफ ऑफ s। शेयर्ड कितने हो रहे हैं, 4, 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो 0 आ गया, पहले वाले पे हमारा 0 चार्ज है, ओके। दूसरे पे निकालें, 6 तो सेम ही रहेगा। उसके बाद आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं, माइनस हाफ ऑफ 6 है ना, 4 ये 2 ये 6, तो कितना आ गया, 6 - 5 + 1, ठीक, ओके। तीसरे पे 6 माइनस, उसके केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस हाफ ऑफ 2, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 - 6 0, लेकिन सारा 0 नहीं हुआ है यहाँ, ये -1 है, सो मीन्स ये -7 और +6 वैल्यू क्या आ गई, -7। इस पे 0 आया, फिर इस पे +1 आया, फिर इस पे -1 आया। ये फॉर्मल चार्ज निकाला आपने तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे अलग अलग ओजोन के मॉलिक्यूल में, ठीक। एक एग्जांपल और करते हैं, एक नाइट्राइट हमने किया हुआ था ना, आपने नाइट्राइट किया हुआ है, उसमें कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब पे। नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव, हमने इसका लुईस स्ट्रक्चर लिखा था ना, दोबारा लिख देती हूँ मैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, और ये माइनस हमने बाहर ड्रॉ कर रखा था, फाइन। अब यहाँ पे तो आपके अगेन सिंगल बॉन्ड है, तो लोन पेयर्स मैंने ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे सिंगल आया, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स, ठीक। अब नंबरिंग यहाँ भी कर लें, 2 ऑक्सीजन एटम तो आपके 2 अलग अलग हैं, इसको 1 दे देती हूँ, इसको 2। नाइट्रोजन एटम तो है ही अलग। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन एटम पे, चलो। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 7 2 5, ठीक। 5 देन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 है ना शेयर्ड, तो कितना आ गया, 5 - 5 0, क्लियर। अच्छा, अब जो आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये वाला, इस पे कैलकुलेट करें। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आपका आएगा 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 माइनस हाफ ऑफ किसका होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ 4 अगेन, ठीक, 4 ही है ना, हाँ यस। तो ये आपका आ गया 6 - 6 अगेन 0 है, दोनों पे 0 है। अब ऐसे मत सोचना कि हमारा आंसर गलत है, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि अरे सब पे 0 आ रहा है, कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं है। सो डोंट थिंक लाइक दैट, इट्स अ फॉर्मल चार्ज, ठीक। और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं, 6 अगेन, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर 2 हैं, तो यहाँ फिर से आ गया ना, क्या हो गया, -7 + 6, तो आंसर आया -1। कितना सिंपल है ना फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना आता है। सो आई वुड सजेस्ट यू लुईस स्ट्रक्चर लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एंड मैक्सिमम कंपाउंड्स जब आपके सामने से एक होता है ना, आपके हाथ से प्रैक्टिस करके निकल जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, उनसे बाहर यूजुअली कंपाउंड्स आते भी नहीं हैं। जितने आपके कॉमनली कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनको करके ही छोड़ो, आपकी बुक में टेबल्स होंगे, चार्ट्स बने होंगे, जितने लुईस स्ट्रक्चर हैं सब कर डालो, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा है। और अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना आ गया तो फॉर्मल चार्ज निकालने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तब आती है अगर ये नहीं लिखना आएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। सो इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं फर्दर, जो हम थ्योरी कर रहे थे उसी में आगे। सो आपने अभी तक हमने जो पढ़ा, बॉन्ड्स बना रहे थे ना, आयनिक बॉन्ड बनाया हमने, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखी, ठीक है। फाइनल हमने पूरा लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो अल्टीमेटली हम सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे, ऑक्टेट रूल को लेके कर रहे थे ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर आप स्टार्ट करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, कॉसल लुईस अप्रोच, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा था, ऑक्टेट रूल। बॉन्ड्स भी हमने ये बताए थे कि क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ सके। बट ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है, बट स्टिल दे आर स्टेबल। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला केस तो देखो हाइड्रोजन का ही है ना। क्या बोल दूं फिर मैं, फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर देखा जाए ऑक्टेट रूल के लिए तो ये लिमिटेशन ही हुआ ना, क्योंकि ये तो बना रहा है ड्यूप्लेट। तो आपको जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल के केस में, दैट इट फॉर्म्स या इट अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम एंड सो इट कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। ठीक, उसके अलावा जो मेन आपकी चीज़ें हैं, सपोज कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं करे बट स्टिल दे आर वेरी स्टेबल। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ या जो भी कह लो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जो भी कहना चाहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल BF3, कैसे B3F अगर मैं आसपास ड्रॉ कर दूं, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप ड्रॉ करोगे, सॉरी मतलब निकालोगे, क्या आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 है ना एटॉमिक नंबर। सो 2 3, तो यहाँ मैंने 3 डॉट्स ड्रॉ कर दिए, फाइन। फ्लोरीन के केस में 7, तो यहाँ एक तो ये है, बाकी 6 सबके आप ड्रॉ कर दोगे इसी तरह से 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि जल्दी ड्रॉ हो जाए, दिस वे। तो आप देख सकते हो फ्लोरीन के तो सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी है। बोरोन के नहीं है, बोरोन के 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक केस और लेते हैं, BeCl2, BeCl2, यहाँ भी Cl के पूरे होते हैं लेकिन बेरिलियम के नहीं होते। ठीक है, तो इसका ओवरऑल पूरा हो जाता है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वैसे ही आएगा आपका, कैसे 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे एंड 6 यहाँ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, बट बेरिलियम का नहीं हो रहा। सो ये एक तरह से लिमिटेशन हुई ना ऑक्टेट रूल की, कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं वो कंपाउंड्स, फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल, बट स्टिल दे आर स्टेबल। ठीक, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे एक्ट एज ल्यूइस एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जगह आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगे, ल्यूइस एसिड, एज अ ल्यूइस एसिड यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक, AlCl3 दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। सो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनको हम कहते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। अगर मैं एग्जांपल लूँ PCl5 का, तो आप सोच सकते हो Cl5 है यानी 5 मॉलिक्यूल Cl के आसपास होंगे, 1 2 3 4 5। सपोज करो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं रैंडमली, सबके ऐसे ही जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, सबके ऑक्टेट हो जाएंगे, है ना। लेकिन फॉस्फोरस के पास तो फिर अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉस्फोरस के तो 10 हो गए, क्योंकि ये एक एक तो इसके खुद के थे फॉस्फोरस के, और एक एक क्लोरीन के आए। क्लोरीन तो अपने ऑक्टेट पूरे कर रहे हैं, दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। लेकिन फॉस्फोरस आपका ज़्यादा हो रहा है, क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना। ऐसे ही अगर आप SF6 करो, है ना, वहाँ पे भी इसी तरह से होगा। तो ऐसे कई तरह के कंपाउंड्स हैं जहाँ पे आपके ऑक्टेट नहीं रह जा रहा, उससे ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हो गए। सो बेसिकली ये भी आपका क्या हो गया? हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं हम इनको, और ये एक तरह की लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल को लेके। ठीक, उसके अलावा उसके अलावा हम ये कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, नोबल गैसेस के जब मॉलिक्यूल्स बाद में आने लगे, है ना, XeF2, XeF4, तो नोबल गैस कंपाउंड्स कह देना चाहिए, नोबल गैस कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स, ये भी एक तरह की लिमिटेशन है इसके लिए, ऑक्टेट रूल के लिए, क्योंकि जो आपकी नोबल गैसेस हैं वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, उनको ऑक्टेट पूरा करना है ही नहीं, तो वो बॉन्ड ही क्यों बना रही हैं। ठीक, तो ये सारी आपकी लिमिटेशंस हैं। एंड वन मोर थिंग, एक लिमिटेशन मुझे मिस हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन एनीथिंग एल्स, यस, एक आपकी लिमिटेशन और है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की। ये आपने आई डोंट नो कभी ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। हमने ऑक्टेट रूल जब पढ़ा सब जगह पेयरिंग में बात की है ना, कभी ऐसा तो नहीं कहा कि शेयरिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में हो, 3 5 तो नहीं होते, 3 इस तरह से हो, या कभी 1, ऐसा नहीं पढ़ा ना। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, सपोज कीजिए एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। सो यहाँ पे आपका देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तीसरा आपका जो बॉन्ड है ना वो एक्चुअली बॉन्ड क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ ज़रा
टोटल काउंट करो, यहाँ पे भी आपका लोन पेयर है और यहाँ पे भी है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बात है। तो है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, फाइन। सो इसी तरह से आपके कई मॉलिक्यूल्स हैं, O2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वहाँ भी ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप करोगे ना, एक तो डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड O है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका इसी तरह का केस जनरेट होता है कि आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आता है। तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह का कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल के तो अपोजिट ही है, मतलब तो इसकी लिमिटेशन में वो काउंट होगा, ठीक। तो ये जितनी सारी लिमिटेशंस है ना, ये आगे फर्दर हमारी जो अपकमिंग थ्योरीज हैं, जैसे हमने VSEPR थ्योरी करनी है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करनी है, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे। बट टिल नाउ जो आपने थ्योरी करी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये सब किस में आ जाएंगे, ऑक्टेट रूल में, ठीक है। अब यहाँ हमारी ये थ्योरी कंप्लीट होती है, अब बढ़ते हैं आगे। सो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ल्यूइस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट कोवलेंट बॉन्ड का, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं देखिए। लिमिटेशंस ऑफ, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सोचो, कहाँ कहाँ भी हमने ऑक्टेट रूल की भी लिमिटेशंस की है वो सब क्लब करके आ जाएगा, है ना। ल्यूइस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान हो मैंने आपको कहा था कि इन्होंने एक्सटेंड किया था ल्यूइस के कॉन्सेप्ट को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के केस में, राइट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, आयनिक बॉन्ड में, यहाँ पे कौन सी फोर्सेज हैं। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, सब जगह आपको ये लिखना होगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुडंट एक्सप्लेन। मैं जस्ट शॉर्ट में लिखूंगी, एक बार लिख दे रही हूँ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्स विच बाइंड द एटम्स इन कोवलेंट बॉन्ड, यू कैन से, राइट। could not explain the force existing between, कुछ भी लिख सकते हो, आपको जस्ट फोर्स का के रिगार्डिंग बात करनी है, फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एटम्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एटम्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। ओके, सेकेंड पॉइंट आपका फोर्स तो हो गई, उसके बाद आपके जो एटम्स जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी इसने कुछ नहीं बताया कि मतलब, चलो रिलेटिव स्टेबिलिटी के पहले हम ये कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, ठीक। सो हम क्या कह सकते हैं, कुडंट एक्सप्लेन रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और ऐसे सोचिए और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन रिच एंड, यानी कि लिमिटेशन जो आपके ऑक्टेट रूल को लेके हैं कि हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स एंड जिनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, वो दोनों ही, उनका क्या केस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच लिख दे रही हूं मैं, हाइपरवैलेंट एक ही बात है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी कि क्यों स्टेबल है, ठीक। और शेप्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है ना। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आए, वो इसने कुछ डिस्कस नहीं किया। और हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने एक पॉइंट और बोला था, रिलेटिव स्टेबिलिटी, है ना। 6 पॉइंट में यहाँ लिख दे रही हूँ, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि कंपाउंड आपके स्टेबल किस बेसिस पे हैं, वो इसने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे, चलो इनकेस प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे चलेगा, बट वैसे एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट ने मॉलिक्यूल्स आपके क्यों स्टेबल है, कैसे स्टेबल हैं, आपस में कंपैरेटिव स्टडी वो ये नहीं कर पाया था, ठीक। अच्छा, इसके अलावा सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ O2, ठीक है। O2 में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, बट वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी हाउ पैरामैग्नेटिक, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कहने का मतलब है कि हाउ O2 इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक। क्योंकि आपके सॉरी उसके बाद अदरवाइज क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर्ड नजर आ रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिज्म तो आना नहीं चाहिए, डायमैग्नेटिज्म होना चाहिए, लेकिन क्यों है ऐसा, ठीक।
सो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। एक आधा कुछ मिस भी हो गया होगा तो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेन पॉइंट्स जो आपके थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए कि कोवैलेंट बॉन्ड में फोर्सेस कौन सी हैं आखिर हैं, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, शेप्स क्या हैं, जितने आपने ऑक्टेट रूल में इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की वो कहाँ से आ गए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, पैरामैग्नेटिज्म कहाँ से आया। तो ये जितने आपके पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स इसी चीज़ को मतलब ये सारे पॉइंट्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम से क्या पता लग रहा है ना कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से आपका एक्चुअली जो अगली थ्योरी है उससे हमें कंपाउंड्स की शेप्स, उसके बीच में क्या बॉन्ड एंगल है, इस सब के बारे में पता चलेगा। सो टिल देन अभी हमने जितना पढ़ा ना इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो सो दैट ब्रेक ना एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ठीक है, अदरवाइज अभी मैं थोड़ा पढ़ाऊंगी देन अगला, फिर इससे बेटर है कि हम इस अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस के नाम पे देखिए अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें ऑक्टेट रूल के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन एंड यू नो कि क्या है ऑक्टेट रूल। उसके अलावा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत पूछे जाते हैं, फॉर्मल चार्ज बहुत पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया। एंड उस पर ही बेस्ड मतलब उसके आप कह सकते हो कि अप्लाइड पार्ट, जैसे मैंने एक सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है नाइट्रेट आयन, कोई भी आपको इस तरह का मॉलिक्यूल एनायन कुछ भी दिया जा सकता है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो आपको, ठीक, फॉर्मल चार्ज निकालना हो गया तो, या फिर उसमें से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बाद ये बताना है कि लोन पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो इसका जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे, एक डबल बॉन्ड ओ आता है, एक सिंगल ओ, सिंगल ओ, ठीक है, एंड जो भी आपका डबल बॉन्ड हो मैंने आपको पहले बताया था उस पर 2 लोन पेयर्स, ठीक, एंड जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उसमें 3 लोन पेयर्स होते हैं। सो बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का तरीका तो सेम ही रहेगा, है ना, कि आपने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करते हो सारे एटम्स के मिला के, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखते हो, जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्रेफर करते हैं हम उसको सेंटर में रखें एंड बाकी सारे साइड में रखें एटम्स आपके। उसके बाद इन जनरल आप एक एक बॉन्ड बना देते हो एटम्स के बीच में। उसके नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है, जो आप एक बॉन्ड बनाते हो वो ऐसे ही नॉर्मली हिट एंड ट्रायल है, स्केलेटल स्ट्रक्चर आपका हिट एंड ट्रायल है। उसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप है वो ये है, जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस तरह से एडजस्ट करते हो कि ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्लियर है, बट आपने देखा ना बहुत जगह ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करना लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं और हमें लगता है कि कमाल है भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, कैसे करेंगे। बाकी उसके अलावा इसका ध्यान देना है, चार्ज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है उसके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन प्लस या माइनस करने हैं। फाइन, तो ये है इसका स्ट्रक्चर, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, तो बड़ा इजी है ना कैलकुलेट करना। ऐसे ही आपको किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ जाए किसी भी सारे आइटम्स पे तो आप इजीली निकाल पाओगे, लेकिन सबके लिए क्राइटेरिया एक ही है, ये लिखना आना चाहिए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स कितने हैं, 0, बॉन्ड पेयर्स 4। क्लियर, तो ये कई बार आपको पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी या आपके नॉर्मल क्वेश्चंस में भी, या फैक्टर्स पूछ लिया जाते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर करेंगे एक आयनिक बॉन्ड को बनाने में, है ना। या फिर जैसे आपको पता है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिनकी होगी या हाई इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी होगी, और तीसरा क्या था, लैटिस एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। फाइन, तो ये आपको तीनों फैक्टर्स डिस्कस करने होंगे। या फिर पूछ लिया जाता है पीरियोडिक टेबल में किस तरह के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े अभी तक उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका आएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, VSEPR थ्योरी। सो उसके लिए यहाँ तक जितना आपने किया है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में वो थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, एंड उसी के कॉन्टिन्यूटी में आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड वैलेंस बॉन्ड भी आगे आएगा। सो अब चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई थिंक आपको इस चैप्टर में मज़ा आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, एंड यस रिवाइज करते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, वरना इसके आगे का चैप्टर मिस हो जाएगा अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो, है ना। सो मैं नहीं चाहती आपकी अपकमिंग जो इस चैप्टर की थ्योरीज है आपसे मिस हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, एंड या थैंक यू, बाय बाय।